हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर का ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जनजीवन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जनजीवन के बारे में भी समझेंगे। इससे पूर्व हमने हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जनजीवन को समझा था और हमने वहां से कुछ प्री के फैक्ट्स भी उठाए थे कि कहां से प्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट करने के पश्चात में, ये पूरा सेशन कंप्लीट करने के पश्चात में मैं आपको अलग अलग नगरों से क्या पाए गए थे, क्या प्री के फैक्ट्स वहां से बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। या मेंस में भी आपको अगर मोहनजोदाड़ो के ऊपर 4 अंकों में या 2 अंकों में टिप्पणी करने के लिए कह दिया जाए तो किस प्रकार से आप उसकी व्याख्या करेंगे, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जनजीवन कैसा था। तो देखिए, चूंकि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य जो प्राप्त नहीं हुए या जो प्राप्त हुए भी हैं उसे हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए। हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में लिपियां तो थी, है ना, जिसको हमने ब्रुष्टोफेदम कहा था, गोमूत्र लिपि कहा था, लेकिन वहां पर क्या है, उसमें जो 250 से 400 चित्राक्षर हैं उसको आधिकारिक रूप से पढ़ा नहीं जा सका। अब चूंकि उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए राजनीति संबंधी हम लोग किसी भी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ की राजनीति कैसी थी? तो कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम कुछ अनुमान लगाते हैं। जैसे कि पहला चीज हमने देखा था, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन देखे थे तो हमने देखा था कि यहाँ के जो नगर हुआ करते थे ये आयताकार भूभाग में अगर वे हैं तो एक जो इसका जो पश्चिमी भाग हुआ करता था वो थोड़ा छोटा था, थोड़ा ऊंचा था, और जो पूर्वी भाग था, जो बड़ा हुआ हिस्सा था, वो थोड़ा नीचे था। साथ ही साथ में हमने देखा था कि अधिकांश नगरों में, वैसे तो इस बात की कुछ अपवाद हमने देखे हैं, लेकिन अधिकांश नगरों में हमने देखा था कि इस प्रकार से जो पश्चिमी हिस्सा है, जो छोटा हिस्सा है, जो ऊंचा हिस्सा है, वो क्या है, दुर्गीकृत है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अवश्य ही यहां पर कोई तो एक प्रभुत्वशाली समाज, कोई तो एक प्रभुत्वशाली वर्ग रहा होगा। हमने देखा था समाज में कि वर्ग विभाजन तो था। देखो, जातिगत कोई टिप्पणी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन वर्ग विभाजन था। तो उसी वर्ग को अगर हम समझें तो कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, शिल्पकार वर्ग यदि यहां रहते हैं तो अवश्य ही बड़े व्यापारी, कुलीन वर्ग या बड़े पुरोहित वर्ग, कुछ उच्च वर्ग के लोग अवश्य ही इस छोटे क्षेत्र में रहे होंगे। और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अवश्य ही वे अमीर या व्यापारी वर्ग ही, वे कुलीन वर्ग ही इस संपूर्ण क्षेत्र में क्या कर रहे होंगे, वे शासन कर रहे थे होंगे। अब किसी एक राजा के बारे में हम नहीं कह सकते, परंतु इस प्रकार से एक प्रभुत्वशाली समाज रहा होगा, एक वर्ग रहा होगा जो इस सभ्यता का संचालन, इस नगर का संचालन कर रहा था। दूसरा चीज, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि राजनीतिक जनजीवन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, परंतु कोई ना कोई एक वर्ग अवश्य रहा होगा जो क्या कर रहा था, इन पूरे कार्यों का संचालन कर रहा था, जो राजनीति को संभाल रहा था। लेकिन एक और बात है, हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां गणतांत्रिक व्यवस्था रही होगी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहां पर रही होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, गणतंत्रात्मक क्यों कह रहे हैं, इसको राजतंत्र क्यों नहीं? अगर कोई एक व्यापारी वर्ग था तो बड़े व्यापारी का बेटा ही अगली बार राजा बने, फिर अगली बार राजा बने, ऐसा नहीं रहा होगा, बल्कि यहां पर गणतंत्रात्मक रहा होगा। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के समकालीन मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया में हमने देखा है कि वहां पर जितने भी प्रकार के जो राजा रानी हुए, मेसोपोटामिया में जो शासक वर्ग हुआ करते थे, है ना, सूर्य का पुत्र कहते थे जो खुद को, तो उनके लिए क्या है, विशेष प्रकार से क्या है, पिरामिड बनाए गए हैं। उनके दाह संस्कार के क्रियाकर्म जो है हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। इवन कुछ गुलाम उनके साथ दफनाए जाते थे, ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इन सब से क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है कि वहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि यहां पर उससे, मेसोपोटामिया से कई गुना बड़ी ये हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर में हमको ऐसे किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष महल का, विशेष कब्रिस्तान का या विशेष महत्व की चीजें हमको देखने नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो समाज था, पूरा का पूरा जो नगर नियोजन था, वो उच्च स्तर पर था। इसका मतलब अवश्य यहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, किसी एक परिवार का, किसी एक वर्ग का प्रभुत्व नहीं रहा होगा।
ठीक है, वे हमेशा जो शासन व्यवस्था है वह क्या है, जनता के द्वारा चुनी जाती रही होगी, तभी तो कोई एक व्यक्ति का क्या है यहाँ पर विशेष साक्ष्य नहीं मिलता है। ये हम लोग यहाँ से गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी राजनीतिक जनजीवन में हड़प्पा सभ्यता की, ये हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ की जो राजनीति थी उसका उद्देश्य जो है व्यक्तियों पर शासन करना नहीं, बल्कि उनके सेवा भाव में लगे रहना ये रहा होगा। जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, एक शब्द आता है संस्कृत में पुरामु भित्ता गोप जनस्य, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे वैदिक काल में इसको, तो ये लोग गोप जनस्य रहे होंगे, अर्थात लोगों की सेवा के लिए, उनके हित के कार्य के लिए करने के लिए रहे होंगे, उन पर शासन करने के लिए नहीं। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए विशेष योजनाएं नहीं थी, और दूसरी बात में यहां पर एक साथ सबका विकास हो रहा था। कैसे एक साथ सबका विकास हो रहा था? चूंकि ये नगर जो नगर थी, उस नगर में हम देखते हैं कि पूरी नगरीय व्यवस्था जो थी, है ना, नगर नियोजन जो था वो सबके विकास को प्रदर्शित करता है। कोई एक विशेष राजमहल और बाकी पूरा झोपड़ी था ऐसा नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कोई एक विशेष सार्वजनिक स्थल, एक बहुत बड़ा सा मंदिर है और बाकी पूरा गांव झोपड़ी है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बल्कि वहां पर क्या है, वहां पर सबके लिए जो भी चीजें बनी थी सबके लिए बनी थी। ठीक है, तो जो भी विकास के कार्य थे वे आम जनता के लिए किए जाते थे। इसका मतलब कि वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था रही होगी वो भी उच्च कोटि की रही होगी। वह भी क्या है? उच्च कोटि की रही होगी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो राजनीति के बारे में हम लोग ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जनजीवन को, वो हमारे महत्व का विषय है। अब देखो, यहां से जब मैं आर्थिक जनजीवन पढ़ाऊंगा तो यहां से एक और प्रश्न आपका हल होगा कि यहां के लोगों का शिल्प एवं कला उद्योग में इनकी क्या भूमिका रही थी। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे आप हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जनजीवन। हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जनजीवन, देखते हैं आर्थिक रूप से क्या है। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो ये विकास का जो चरण हमें देखने को मिलता है, जो उच्च कोटि के यहाँ पर नगर नियोजन है, जो हम बोलते हैं कि ये जो है एकदम असाधारण इनका नगर नियोजन था और ये बहुत विकसित एक सभ्यता थी। ये हमेशा से लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा है, इतनी विकसित सभ्यता उस काल में थी। तो इतने विकास का कारण क्या था? विकास का कारण था यहाँ का आर्थिक विकास। कोई भी समाज यदि विकास करता है तो अर्थव्यवस्था वहां की कितनी मजबूत है इसको हमको समझना जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था को जब हम सोचते हैं तो मुख्य रूप से ये हड़प्पाई लोग किस पर आधारित थे, इनका जनजीवन किस पर आधारित था? तो हमें दो उत्तर मिलता है। एक, ये तो कृषि कार्य में लिप्त थे, और दूसरा व्यापार। मुख्य रूप से हमें दो चीजें मिलती हैं, या तो कृषि और व्यापार। लेकिन एक तीसरा तत्व भी यहां पर मौजूद था। ये लोग जो इनका शिल्प और कला जगत है वो भी बहुत ज्यादा विकसित था। तो हम लोग इन तीनों ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो इनके कृषि के बारे में, दूसरा इनके व्यापार के बारे में और इनके शिल्प के बारे में। ठीक है, इन तीनों से ही इस सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो बिल्कुल इसमें लिखिएगा, हड़प्पाई लोगों का जनजीवन या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जनजीवन जो है वह कृषक एवं गैर कृषक कार्यों पर आधारित था। कृषक एवं गैर कृषक कार्यों पर आधारित था, और चूंकि ये दोनों पर आधारित था तो इनका आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ। अब हम देखते हैं कि नगर में नदी के किनारे में क्या थे? जो गोदीबाड़ा बनाए गए थे, नदियों के किनारे में जो गोदीबाड़ा बनाए गए थे वहीं पर अन्नागार बनाए जाते थे। अर्थात ये जो नगर हैं वो कृषि के लिए आसपास के गांव पर निर्भर थे, वहां से अन्न आता था और अन्नागार वहां पर बनाए गए थे। ठीक है, तो अधिशेष में फसल हो रहा है, इसीलिए तो ये व्यापार कर सके, ये शिल्प कार्य कर सके, ये इतना अच्छा नगर बना सके, ये धार्मिक सामाजिक रूप से अपने आप को उठा सके थे, है ना, इसीलिए ये अपने आप को उठा सके थे। चलिए तो देखते हैं ये क्या कार्य किया करते थे। तो एक कृषक एवं गैर कृषक दोनों ही कार्य करते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, हड़प्पाई लोगों के कृषि कार्यों के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पाई लोगों के कृषि कार्यों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि एवं गैर कृषि कार्यों पर आधारित है। कृषि किसका किया करते थे? कहां से हमको पता चलता है कि कृषि किया करते थे? तो सबसे पहली बात कि मोहनजोदाड़ो से हमको क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से हमें मिला है अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से हमको क्या मिल गया? अन्नागार मिल गया। अन्नागार मिला मतलब कि ये कृषि तो करते थे, ये बात तो क्लियर है।
ये बात तो हमको पता चलता ही है। साथ ही साथ में कालीबंगा को याद करो। कालीबंगा से हमें क्या मिला? कालीबंगा से हमको मिला था जूते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ में एक साथ दो फसलों को बोने का भी यहां से साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से एक साथ दो फसलों को, मतलब ये जो जूते हुए खेत में बोल रहा हूं, इसकी जुताई ऐसी थी कि जो सीता बनी हुई थी ना, सीता मतलब समझते हैं आप लोग? सीता मतलब कि खेत में जब हल चलता है तो हल के द्वारा वो जो जमीन उखड़ करके बाहर निकलता है, एक नाली नुमा जो आकृति बनती है, वो सीता कहलाती है। इसीलिए तो राजा जनक ने जब जुताई कार्य आरंभ किया था, और वहीं से क्या है, धरती माँ से ही जब माँ सीता प्रकट हुई थी, माँ सीता जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा था? वो धरती से हल के नीचे से उत्पन्न होने कारण उनका नाम सीता पड़ा था। तो उस भूमि को ही, जिसमें क्या है खेत की जुताई हुई हो, वो लाइन को ही हम लोग सीता कहते हैं। तो जो सीता बना हुआ था वो दो प्रकार का था, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। इसका मतलब एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य जो है कालीबंगा से हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। क्यों? क्योंकि धौलावीरा से दोस्तों जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से क्या है? जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ यहां से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, यहां से जलाशय भी मिला है। देखो, उन्नत कृषि, आधुनिकीकरण हो रहा है, वैज्ञानिकीकरण हो रहा है। क्या वैज्ञानिकीकरण हो रहा है? जलाशय बना के रखा जा रहा है। अर्थात पानी की अगर कमी हुई तो जलाशय का उपयोग करके हम अपनी कृषि जो है अच्छे से कर सकते हैं। जौ और कपास की खेती हो रही धौलावीरा से हम देखते हैं। साथ ही साथ में, और ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, लोथल एवं रंगपुर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहां से मिली है धान की भूसी के साक्ष्य। धान की भूसी के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और बनवाली को याद रखना है आपको। बनवाली क्यों याद रखना है? क्योंकि यहां से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अब देखो, ये मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, ये तो हुए कुछ फैक्ट्स जिसको लेकर के हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तो अन्नागार, जूता हुआ खेत, जौ, कपास, धान की भूसी, हल प्राप्त हो रहे, मिट्टी का हल ही है, परंतु वास्तविक हल भी रहा ही होगा, तभी तो उसका डिजाइन तैयार किया गया। और जलाशय, इसका मतलब क्या हुआ? ये हल, ये जलाशय, ये अन्नागार इस बात को इंगित करता है कि न केवल ये कृषि कार्य करते थे, बल्कि ये कृषि में वैज्ञानिकीकरण भी ला चुके थे, आधुनिक कृषि किया करते थे, और इसलिए इनके पास में ये सारे फसल जो है मौजूद थे। यही नहीं, इतना ही नहीं, यहां पर जो ये कृषि कार्य जो ये कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये जौ, कपास, धान के अलावा इनके पास में गेहूं, मटर, रागी और तिल, बाजरा, राई, इन सब के भी खेती ये जो है किया करते थे। इसके भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कृषि इतने अच्छे से खेती कर पा रहे हैं कि क्या है, यहां पर जो है इनकी अर्थव्यवस्था वो क्या है, सुदृढ़ है। इनकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ है। अच्छा, कृषि के साथ ये जो है पशुपालन भी किया करते थे। कृषि के साथ ये क्या करते थे? पशुपालन भी किया करते थे। और हमें पशुपालन में देखो, याद है आपको कुबड़ वाला सांड? कुबड़ वाले सांड की आकृति तो जो है, और कुबड़ वाला सांड की आकृति और इसके प्रतीकात्मक चित्र मोहरों में, है ना, कहीं कहीं पर जो अंकन हुआ है, इतने ज्यादा मिले हैं। और गांव से भी और शहर से भी कुबड़ वाले सांड के हड्डियां इतनी मिली हैं कि ये बात हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि कुबड़ वाले सांड का आर्थिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रहा होगा, है ना। अवश्य ही ये लोग कुबड़ वाले सांड को पूजा करते रहे होंगे। इसलिए जो है ये कुबड़ वाले सांड का धार्मिक महत्व भी है और आर्थिक महत्व भी है। साथ ही साथ में यहां पर गाय, भैंस, है ना, बकरी, भेड़ इत्यादि को पालने के यहां पर साक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सब, अच्छा ये हाथी, घोड़े इन सब से भी परिचित थे, उनको पालने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इनको जो है पालने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये है कृषि एवं पशुपालन पर इनका जो है जनजीवन आधारित था। इनका जनजीवन इस पर आधारित था। एक चीज हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ करता था, तो यहां पर जो है हम देखते हैं शिल्प। ये लोग केवल शिल्प एवं कला,
ये शिल्प में थे, है ना, शिल्पकार भी थे, मजदूर भी वर्ग यहाँ पर हुआ करते थे, कारीगर यहाँ पर हुआ करते थे। तो ये जो कारीगर है, जो कला जगत के जो लोग हैं, ये भी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। कैसे देते थे? तो हम लोग हड़प्पा के बारे में कैसे जानते हैं? हम यहाँ से खुदाई किए तो वहाँ से प्राप्त मूर्तियों या वहाँ से प्राप्त हड्डियों या अलग अलग औजारों या मनकों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हमने क्या है, हड़प्पा के बारे में जाना था। तो इसको बनाया किसने? हम देखते हैं यहाँ के नगर नियोजन को, वहां पर पक्की ईंटों को, तो ईंट की फैक्ट्री रही होगी। तो अर्थात ये लोग शिल्प और कला जगत में भी क्या है, ये लोग क्या है, बहुत आधुनिक हो चुके थे। क्या क्या यहाँ से प्रमाण मिलते हैं शिल्प के लेकर के? जैसे कि हम देखते हैं धातु उद्योग को। धातु उद्योग की अगर मैं बात करूं तो ये जो है धातु उद्योग में एक बात बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग कि ये लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे पहला तो जो नहीं था वो आप लोग बिल्कुल लिख के रखेंगे। क्या मैंने कहा कि शिल्प और कला जगत के बारे में ये धातु उद्योग में बिल्कुल याद रखिएगा, लोहे से ये परिचित नहीं थे। हाँ, ये किससे परिचित थे? तो ये सोना, चांदी, तांबा, टीन, इन सब से परिचित थे। और इनका तो कुछ का आयात भी करते थे। जैसे सोना, दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे, मेसोपोटामिया इत्यादि क्षेत्रों से चांदी आयात होता था। तांबा जो है ये राजस्थान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से जो है तांबा आता था। टीन भी अफगानिस्तान के क्षेत्र से दक्षिण भारत से जाता था। तो ये ऐसे धातुओं का आयात भी करते थे। न केवल आयात करते थे बल्कि धातु उद्योग में इन्होंने वैज्ञानिकीकरण कर लिया था। ये सीख चुके थे कि तांबा और टीन को मिलाने से बनता है कांसा। और ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि इसको ही हम लोग रिलेट करते हैं। ताम्र पाषाण युग कालीन संस्कृति में तांबे के धातु का प्रयोग हुआ था, लेकिन जब तांबा में टीन मिला करके कांसे का निर्माण हुआ, तब हमने हड़प्पा सभ्यता को कहा था कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता? क्योंकि यहाँ के लोगों को तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाने का ज्ञान हो चुका था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। और इससे पूर्व जो है हमने ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति देखी थी। तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये लोग क्या करते थे? ये इन धातु से नर्तकी की मूर्ति बना रहे हैं, हाथी, घोड़े, बैल, ये सारा बना रहे हैं। मुहर में इनका चित्रांकन कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? धातु पर कर रहे हैं। तो हमने देखा भी था हड़प्पा सभ्यता में, धार्मिक जनजीवन, सामाजिक जनजीवन में, कि ये लोग क्या करें। अच्छा, ये लोग नृत्य कला शैली में निपुण थे। ये कैसे पता चलता है? नर्तकी की मूर्ति से। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति है या अन्य जो मानव आकृतियां हैं, वैसे तो मानव आकृतियों में याद रखना कि अधिकांशतः क्या मिला है? अधिकांशतः जो है स्त्रियों की ही मूर्ति मिली है। इसके अलावा थोड़े बहुत जीव जंतुओं के, जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं। योगी पुरुष का साक्ष्य मिला है, पशुपतिनाथ शिव का जो साक्ष्य मिला है। तो ये मूर्तियां वगैरह बनाते थे धातु उद्योग से, है ना। लोहा, किसी भी लोहा नहीं, ये जो है धातु को गलाना, उसको पीटना, है ना, उस पर उसको विशेष रूप से भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग से उस पर क्या बनाना, मूर्ति बनाना उससे, ये सब कुछ धातु उद्योग में ये लोग सीख चुके थे। कहाँ सीख चुके थे? धातु उद्योग इनका जो है बहुत उच्च कोटि पर था। अब ये इसके अलावा ये जो है बहुत सारे, हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पर? सोना, चांदी, तांबा, टीन। इसके अलावा धातुओं के अलावा भी ये शिल्प कार्य करते थे। शिल्प उद्योग में हम देखते हैं, देखो धातु से ये लोग मूर्ति वगैरह तो बनाते ही थे, धातु की मूर्ति, है ना, धातु की मूर्ति तो बनाते ही थे। साथ में ये हाथी दांत से या घोंघा से, शंख, सीसा, इन सब से क्या है, ये अलग अलग प्रकार की मूर्तियां या अन्य प्रकार की ऐसी वस्तुएं, कलाकृति जो है ये दिखलाते रहते थे। धातुओं से मूर्ति, हाथी दांत से, घोंघा से, शंख से, सीसा से, ये लोग जो है अपना
आभूषण इत्यादि हैं ये सब इससे बनाया करते थे। आभूषण इत्यादि ये सब वगैरह जो है ये लोग बनाया करते थे, अर्थात शिल्पकार भी यहाँ पर उच्च कोटि के थे, है ना। हम देखते हैं यहाँ मनके का कारखाना था, है ना। जैसे हाथी दांत, चलो हाथी दांत के बारे में बिल्कुल नोट डाउन कर लो कि हाथी दांत कहाँ से मिला था। हाथी दांत से बने ये जो मैं आभूषण इत्यादि कह रहा हूं ये मेसोपोटामिया से ही प्राप्त हुए थे। कहां से मिले थे? मेसोपोटामिया से ही प्राप्त हुए हैं क्या? हाथी दांत से बने हुए आभूषण। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि चन्हुदड़ों बिल्कुल याद रखिएगा, चन्हुदड़ों की इस बात को बार बार पूछा जाता है। यहां से मनके का कारखाना मिला था, मनके का कारखाना यहां से प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या कि मनके का कारखाना कहां था? चन्हुदड़ों में था। मेसोपोटामिया से क्या मिला है? हाथी का दांत मिला है। तो ये इनके धातु एवं शिल्पकला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, स्त्री की मोहरें, स्त्री की मूर्तियां, मोहरें, ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। तो ये तो हुआ धातु और शिल्प की बात। लेकिन जब हम इसके नगर नियोजन को देखते हैं, यहाँ के कारीगरों के बारे में मैं चर्चा करूं तो नगर नियोजन को देखते हैं, वहां पर पकी हुई ईंटों को देखते हैं, अलंकृत ईंटों को देखते हैं, वहां के अन्नागार को देखते हैं, गोदीबाड़ा को देखते हैं, वहां के स्नानागार को देखते हैं, तो वहां के विशेष कारीगरी के बारे में भी हमको पता चलता है, ठीक है। वहां के जो कारीगर थे वे बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च कोटि के वो क्या थे? उच्च कोटि के कारीगर थे। किससे पता चलता है? वहां से प्राप्त, लिखिएगा, अन्नागार से, गोदीबाड़ा से, स्नानागार से, नगर नियोजन से, ईंटों के क्या प्रयोग से हमको पता चलता है कि वे कारीगर क्या थे? उच्च कोटि के थे। पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे, इसका मतलब अवश्य ही कहीं ना कहीं ईंट का भी क्या रहा होगा? कारखाना रहा होगा। ईंट पकाने की कला इनको आती रही होगी, तो ये हमको यहां से पता चलता है। ईंट के भट्टे यहां पर थे। नगरें कितनी अच्छी बनी हुई थी, सड़क का जो निर्माण था वो कितना अच्छा किया गया था, अर्थात वहां के कारीगर जो है बहुत बेहतरीन थे, ठीक। एक चीज ये कारीगर हुए, हमने शिल्प देखा। अगर मैं वस्त्र की बात करूं, देखो अगर मैं वस्त्र की बात करूं, है ना, शिल्प एवं कला जगत में कितने उत्तम व्यवस्था पर थे वो हम लोग देख रहे हैं। वस्त्र की बात करूं तो याद है आपको, एक हमने देखा था पुजारी की मूर्ति, और पुजारी की मूर्ति में हमने जो वहां पर आच्छादन देखा था, इस तरीके से ऐसे उल्टा लटका हुआ जो वहां पर उसका जो वस्त्र थे, जब उसको हम ध्यान से देखते हैं, या स्त्रियों के वस्त्रों के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहां पर वो जो वस्त्र है कितने उच्च कोटि का वो वस्त्र था, साथ में अलंकृत था। सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्र वहां पर मिले हैं, बिल्कुल नोट कीजिएगा। वस्त्र कैसे मिले हैं? सूती एवं ऊनी दोनों ही प्रकार के वहां पर वस्त्र मिले हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वो जो वस्त्र हैं वो अलंकृत हुआ करते थे, अर्थात इसमें भी बारीक कारीगरों के द्वारा काम किया जाता रहा होगा। तब तो इतने क्या है, बारीक जो शिल्प है वो उसमें देखने को मिलता है। ये जो वस्त्र है बहुत ज्यादा अच्छे, उत्तम गुणवत्ता के, और बहुत ज्यादा क्या है वो कारीगरी उसमें की जाती थी, ठीक है। कैसी कारीगरी की जाती थी उस चित्र को देखिए, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि किस प्रकार की कारीगरी इसमें की जाती रही होगी। हम देखते हैं कि वस्त्र अलग अलग प्रकार का था, अधिवास, नीवी, आच्छादन, और सब की अपनी अपनी विशेषता थी। कमर से नीचे पहनना है, कमर से ऊपर पहनना है, आच्छादन ये सुंदरता को बढ़ाता है। तो इस तरीके से, है ना, जैसे मनके का कारखाना था, हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ से क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं, है ना, लिपस्टिक इत्यादि चीजें मिली हैं। वैसे ही हम लोग क्या है, वस्त्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये शिल्प और कला जगत में जितने ज्यादा ये विकास पर थे, अर्थात ये चीज किस पर? इनके हड़प्पा सभ्यता के उच्च आर्थिक दशा को ही ये दर्शाती है, ठीक है। तो ये न केवल कृषि और पशुपालन पे ये लिप्त थे, बल्कि ये कला जगत में, शिल्प कार्य में भी ये क्या थे? बहुत आगे थे, बहुत उच्च कोटि के यहाँ पर क्या है? शिल्प कला इनकी थी। तीसरे रूप में जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ का क्या था? व्यापार कैसा था। तो चलिए इनके व्यापार के बारे में समझते हैं, ठीक है। व्यापार को हम लोग देखते हैं। टॉपिक डाल दीजिएगा, सब हेडिंग डाल दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जनजीवन में ही यहां पर व्यापार, कहां कहां से व्यापार किया करते थे ये, तो इसके बारे में, जो व्यापार के बारे में हमें पता चलता है, हमने देखा था लोथल, है ना, नगर नियोजन में हम लोग लोथल देखे थे। लोथल जहां से हमको क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है, ठीक है। गोदीबाड़ा अर्थात की डॉक यार्ड, बंदरगाह। तो टॉपिक सब हेडिंग डाल दीजिएगा क्या? व्यापार।
तो गोदीबाड़ा से हमको पता चलता है कि यहां पर आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार का व्यापार था। आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार का व्यापार था। कैसे दोनों ही प्रकार का व्यापार था, समझिए बात को। तो देखो, ग्रामीण लोग नगर में अपना कृषि का सामान दे करके यहां से कुछ आभूषण या कुछ अन्य जरूरत के सामान लेकर के जाया करते थे, और व्यापार अच्छा हो सके इसके लिए यहां की सड़क व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो चौड़ी चौड़ी जो सड़कें हैं, सड़क व्यवस्था, चौड़ी जो सड़कें हैं नगरों में, उससे हमें समझ में आता है कि व्यापार जो है बहुत अच्छे स्तर का रहा होगा। चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, है ना, मतलब कि भरा पूरा एक बाजार लगता रहा होगा, और उस बाजार में जो है गांव के लोग आकर के अपना व्यापार करते थे, शहरी लोग भी अपना व्यापार किया करते रहे होंगे, है ना। तो ये एक आंतरिक व्यापार के बारे में पता चलता है। दूसरा, यहां से जल मार्ग भी थे। क्या पता चलता है हमको, हमने देखा था कि लोथल में क्या है, लोथल में गोदीबाड़ा है, गोदीबाड़ा है। तो ये गोदी से, डॉकयार्ड से हमें पता चलता है कि ये लोग अवश्य ही विदेशों में भी व्यापार किया करते रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सोना, चांदी, तांबा, टीन ये आयात करते थे। टीन अफगानिस्तान से मंगा रहे हैं, राजस्थान से तांबा मंगा रहे हैं, दक्षिण भारत से सोना मंगा रहे हैं, मेसोपोटामिया से चांदी मंगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चूंकि ये वहां से कुछ आयात कर रहे हैं तो अवश्य यहां से कुछ निर्यात भी करते रहे होंगे। तो इसी आयात निर्यात की प्रक्रिया में हमको ये मिलता है कि लोथल में फारस की मुहरें भी मिली हैं। क्या मिली हैं, फारस की मुहरें मिली हैं लोथल से। तो फारस की मुहरें जो प्राप्त हुई, ये इस बात को बताने के लिए, इस बात की पुष्टिकरण के लिए पर्याप्त है कि अवश्य ही हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो है वो दूसरे देशों के साथ में था। साथ ही साथ में न केवल लोथल, वरन हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो को भी जब हमने अध्ययन किया तो वहां पर भी हमने पाया था क्या, कि यहां से मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई हैं, है ना। आप पूरा लिख लीजिएगा, मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो मोहनजोदाड़ो से भी मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई। लोथल में गोदीबाड़ा है जहां से फारस की मुहर प्राप्त हुई। इससे हमको पता चलता है कि अवश्य जो व्यापार था वो न केवल आंतरिक परंतु बाह्य व्यापार भी रहा होगा। तो दोनों ही प्रकार के यहां पर व्यापार थे। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछता है तो बताइएगा कि ये जो व्यापार था वो कहां कहां था। तो हमने फारस और मेसोपोटामिया तो देख ही लिया, इसके अलावा ये जो है अन्य क्षेत्र में, जैसे कि ईरान हो गया, ईरान क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत हो गया, हमारा ही दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया, है ना। इसके अलावा बहरीन द्वीप, ठीक है, फारस की खाड़ी, फारस की मोहरें मिली तो फारस की खाड़ी तो लिख लीजिए, और मिस्र इत्यादि क्षेत्र से क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, यह आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो विदेशी व्यापार भी यहां पर हो रहा है, विदेशों में भी व्यापार हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये यहां पर ये क्या है, व्यापार भी अपने क्या है, उच्च स्तर पर है। देखो, अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो हमने इसके शिल्पकला जगत को उच्च स्तर पर देखा, कृषि को देखा, व्यापार को देखा। जब मैं एक टॉपिक लेकर के आऊंगा आपके पास में, हड़प्पा सभ्यता के पतन, तो पतन शब्द को मैं आपको बताऊंगा, और ये जितनी उच्च सभ्यता का जो उच्चतम स्तर पर अभी है, ये वो कैसे कैसे इनका डिक्लाइन होगा, कैसे ये धीरे धीरे से पतन की ओर आगे बढ़ेंगे, वो हम देखेंगे, है ना। तो व्यापार ये कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि यही व्यापार में कुछ फर्क पड़ा हो, इसी व्यापार संबंधी कुछ ऐसा घाटा हुआ हो, या इनसे व्यापार बंद हो गया हो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका पतन रहा हो। तो फिलहाल हम लोग जब इनके व्यापार को देख रहे हैं तो हम लोग इन सभी देशों के साथ में इनका व्यापार था ये बताते हैं। अच्छा, व्यापार में एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर मुद्रा प्राप्त नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, मुद्रा प्राप्त नहीं हुआ है। और इससे हमें पता चलता है कि यहां का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित रहा होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली पर जो है ये आधारित रहा होगा। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय, तो वस्तु विनिमय से को समझिएगा, यदि एक व्यक्ति गेहूं लेकर के जा रहा है, अपने खेत में गेहूं उगा करके ले गया है, तो वहां जाकर के उसके वाइफ ने उसको बोला है अपना मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है, अपने क्या चाहिए, मनके का कुछ हार चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने क्या कर रखा है, ये
ऐसा कुछ डिमांड कर रखी है, तो वहां जाकर क्या करेगा, वो गेहूं के बदले कुछ मन के लाएगा। लेकिन खाना पीना भी जरूरी है, तो गेहूं के बदले में वो कुछ क्या ले आएगा, सरसों ले आएगा, कुछ धान ले आएगा, अर्थात यह नील का व्यापार कर लेगा। किसी भी प्रकार से एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन ही क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को लेना देना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। अच्छा, कभी किसी को उस वस्तु की जरूरत है, किसी को उस वस्तु की जरूरत नहीं है, तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए ही क्या है, मुद्रा लाया गया था। ठीक है, बाद में मुद्रा का क्या हुआ था, मुद्रा लाया गया था। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी के पास गेहूं है, उसको चावल चाहिए, लेकिन जिसके पास चावल है उसको राई चाहिए। अब क्या होगा, फिर वो किसी राई वाले को ढूंढो, तब वो तीनों के बीच में वस्तु विनिमय हो पाएगा। उससे अच्छा है क्या कि एक सांकेतिक किसी अन्य तत्व को ले आते हैं, जो कि है मुद्रा। ठीक है, जो कि है क्या, मुद्रा। तो अभी फिलहाल हड़प्पा सभ्यता में क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली पर यह आधारित है। लेकिन हाँ, ये नाप तौल को जरूर जानते थे। बिल्कुल लिखिएगा, ये क्या है, नाप तौल को जरूर जानते थे। नाप तौल के बारे में जानते थे। यहां से बांट मिले हैं जो कि 16 के गुणज में होते थे, 16 के गुणज में होते थे यहाँ के बाट। तो माप तौल के बारे में तो ये जरूर जानते थे, उसी आधार पर इनका व्यापार होता रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के इनके व्यापार, इनके शिल्प और कला को देखते हुए, इनके कृषि और अन्य जो गैर कृषि कार्य हैं उन सबको देखते हुए हमें ये बात समझ में आती है, जितने भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको देख करके हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ का हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जनजीवन बहुत उच्च कोटि पर पहुंचा हुआ था, है ना। अधिशेष में यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, और अधिशेष में सी, इससे हमको क्या समझ में आता है, अधिशेष में थी अर्थात सरप्लस इकोनॉमी कंडीशन थी। मतलब कि यही कारण था यहाँ के क्या है, सभ्यता के विकास के लिए, यहाँ के विशेष नगर नियोजन के लिए। तो ये आर्थिक विकास जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये हमको यहाँ से समझ में आता है। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या है, मजबूत है। तो जब ये आर्थिक रूप से इतना मजबूत है, तो क्या कारण था कि इनका पतन हुआ। पतन के भी कुछ अलग अलग कारण हुए, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग आज राजनीतिक और आर्थिक जनजीवन को देखे हैं। कल मैं आप लोग को पहले कुछ, अगले लेक्चर में आप लोग को पहले कुछ महत्वपूर्ण नगर के ऊपर कुछ टिप्पणियां बता दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा नगरों के बारे में अध्ययन मत करते रह जाना, है ना, क्योंकि हर साल नए खोज हो रहे हैं। तो फिर किसी किसी किताब में दिया होता है 50-60 नगरों के बारे में दे देता है। कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं याद करना है। महत्वपूर्ण 8-10 नगरों को पढ़ो, उतने में ही आपके प्रश्न आने वाले हैं, है ना। बहुत ज़्यादा खोज अनुसंधान में आपको नहीं जाना है, उन महत्वपूर्ण नगरों को आपको पढ़ना है, वहीं से ही प्रश्न आपके लिए बनेंगे। और कोई एक्स्ट्रा प्रश्न आता है या आप किसी ऑब्जेक्टिव बनाते हुए आपको कुछ नए तथ्य मिल जाते हैं, तो बिल्कुल उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, किताबों में आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, परंतु आपका दृष्टिकोण इतिहास की खोज में ना जाकर के एग्जाम क्लियर करने की ओर बना रहे, ये बात आप ध्यान रखें। कई बार हम बहुत ज्यादा अनर्गल चीजों को पढ़ने लग जाते हैं, है ना, मुख्य धारा से अलग हट करके खोज में पड़े हुए हैं कि राखी घड़ी में क्या क्या मिला, ढूंढते रहो ढूंढते रहो। अरे ढूंढने काम किसी और का है, तुम्हारा काम है CGPSC प्री निकालना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम केवल उतना ही अध्ययन करें जिससे हमारा क्या हो, एग्जाम भी क्लियर हो जाए और उस सभ्यता के बारे में हम महत्वपूर्ण चीजों को समझ सके। मेरे ख्याल से जब हमने नगर नियोजन को समझा है, हमने वहां के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशाओं को समझा है, तो अब हम हड़प्पा के बारे में जान चुके हैं कि वास्तविक में हड़प्पा था क्या, है ना। कुछ महत्वपूर्ण नगरों को देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।